Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSE and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurgaon, Haryana. Today we are going to discuss the next topic, that is CPU scheduling, from the unit number 2 of the subject SPSA in the 6th semester. So बेसिकली ये टॉपिक आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में भी किया है, सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके अंदर काफ़ी सारी शेड्यूलिंग्स यूज़ की हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। सीपीयू शेड्यूलिंग एक हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो प्रोसेसर है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और एक वेल सुटेबल टाइम के अंदर। Operating system schedules the processes on a CPU to have maximum utilization of it, and this procedure is called CPU scheduling. अब जब यहाँ पे CPU scheduling के अंदर, जैसा कि आपने लास्ट में पढ़ा होगा, एक प्रीएम्पशन है, एक नॉन प्रीएम्पशन है, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ टेक्निक्स जो आप लोगों ने लास्ट में पढ़ी थी, तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते थोड़ा सा कि CPU scheduling हमारे पास क्या है, deals with problem of deciding which of the process in ready queue is to be allocated to CPU। कौन सी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू के अंदर है अभी एग्जीक्यूट होने के लिए वो वर्क। Then CPU scheduling is the basis of multi-programmed operating system by switching among processes। मीन्स एक साथ 3 4 5 6 जो भी प्रोसेसेस है वो रनिंग मोड में है वहाँ पे। एक मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस रनिंग मोड में है, कोई रेडी क्यू में है, कोई आपका बाय यूजिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के थ्रू कोई एग्जीक्यूट हो रखी है, कोई राउंड रॉबिन के थ्रू हो रखी है, कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हो रखी है। तो वो यहाँ पे काफी सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं। द ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। मेन पर्पस ये है कि हम अपने सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ये ही हमारे पास मेन मोटो है हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग का। बेसिक आइडिया ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, several processes are kept in memory at one time. When one process has to wait, operating system takes the CPU away from that process and gives CPU to another process। मीन्स कि अगर हमारा प्रोसेसर किसी भी कोई प्रोसेस अगर कुछ टाइम के लिए या किसी इनपुट के लिए या किसी आउटपुट के लिए वेट कर रही है, वहां पे कोई आउटपुट वहां पे जनरेट कराना या किसी कोई इनपुट लेना उसके लिए वेट करे, तो उस टाइम पे हमारा सीपीयू क्या करेगा, दूसरी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। CPU scheduling decisions may take place under following four circumstances। First, when a process switches from the running state to the waiting state। जब प्रोसेस हमारे पास रनिंग स्टेट में थी और वो वेट स्टेट में आ रखी है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, व्हेन अ प्रोसेस स्विच फ्रॉम अ रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, अब वो रेडी स्टेट में जा रखी है जो प्रोसेस थी हमारी वो। थर्ड है आपके पास व्हेन अ प्रोसेस स्विचिंग फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, कि स्टेट प्रोसेस पहले स्टार्ट हुई थी, फिर उसको वेट करना पड़ा, वो दोबारा से रेडी स्टेट के लिए रेडी है। और लास्ट आपके पास कि प्रोसेस कब टर्मिनेट होगी आपकी। तो ये 3 4 क्राइटेरिया हैं जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर सेट होते हैं हमारे। सीपीयू शेड्यूलिंग यूनिक्स इज डिजाइन टू बेनिफिट इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। Processes are given a small CPU time slices by a priority algorithm that reduce to round robin for CPU bound jobs। लास्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने नंबर ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी, एफसीएफएस, एसजेएफ, नॉन प्रीएम्पशन, एसजेएफ, देन आपकी राउंड रोबिन, प्रायोरिटी। तो इस टाइप से कुछ एल्गोरिथम्स आप लोगों ने वहाँ पे की है जो कि यहाँ भी डिस्कस करेंगे। सो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव क्या होती हैं, एसजेएफ, एफसीएफएस, प्रायोरिटी, राउंड रोबिन, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। फर्स्ट आपके पास नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होगा कि जो प्रोसेस जैसी आ रही है वो प्रोसेस वैसे ही रनिंग करती रहेगी। जो प्रोसेस का जितना टाइम अराइवल है या क्या क्राइटेरिया है उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में, अराइवल टाइम का है या फिर आपका बोल सकते हैं कि बर्स्ट टाइम का है, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी और वो एग्जीक्यूट करती रहेंगी। जबकि प्रीएम्पशन के केस में क्या होगा कि अगर कोई प्रोसेस
एक बात कर सकते हैं कि अगर हाई प्रायोरिटी के वहाँ पे आ रखी है, या कोई प्रोसेस अगर किसी का बर्स्ट टाइम का वहाँ पे क्राइटेरिया है, तो कोई दूसरी प्रोसेस अगर बीच में आ जाती है और उसका बर्स्ट टाइम कम है, तो पहले वो प्रोसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम अभी मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं। फर्स्ट आपको जो वहाँ पे मिलेगा अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम आपको मिलता है। कैलकुलेट हमें जो करना पड़ता है वो कंप्लीशन टाइम है, कि कितना टाइम हमारे पास एक प्रोसेस कंप्लीट होने में लगा रही है। टर्न अराउंड टाइम है, जो कि हमें डिफरेंस बताएगा जो कि डिफरेंस हमारे पास होगा कंप्लीशन टाइम का और अराइवल टाइम का, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास TAT है, डेट इज टर्न अराउंड टाइम। वहीं पे वेटिंग टाइम आपके पास क्या होगा कि जो टर्न अराउंड टाइम है वो और बर्स्ट टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका वेटिंग टाइम होगा। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालें या एवरेज वेटिंग टाइम निकालें, तो जो आपका वेटिंग टाइम और जो टर्न अराउंड टाइम टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो वहां से आपका हो जाएगा एवरेज TAT या एवरेज WT। इसके अलावा यहाँ पे बीच में एक आपका एक कंसेप्ट और भी है, दैट इज वो है आपका रिस्पॉन्स टाइम का। बट रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास जब हमारे पास प्रियम्पशन का केस होता है, वहां पे हमारे पास हम रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इन केस ऑफ नॉन प्रियम्पशन हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो वेटिंग टाइम के इक्वली होता है। कि जब प्रोसेस हमारे पास फर्स्ट टाइम पे एंटर करेगी हमारी रेडी क्यू के अंदर, जब फर्स्ट टाइम के अंदर हमारे जब फर्स्ट टाइम पे प्रोसेस हमारी गैंट चार्ट के अंदर आएगी, तो वो जो टाइम होगा वही टाइम हमारे पास, हम उस टाइम को कैलकुलेट करके आपका RT निकालते हैं वहां पे। अभी हम बात करेंगे आज की क्लास में यहाँ पर नॉन प्रियम्पशन SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास गिवन है कि प्रोसेस P1 से लेके P4 तक है। अराइवल टाइम आपके पास 1214 है, बर्स्ट टाइम आपके पास 3424 है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है SJF के केस में हम लोग फुल फॉलो करते हैं बर्स्ट टाइम का। मोड हमारे पास ये नॉन प्रियम्पशन, टर्न अराउंड टाइम का, और हमने WT का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कंप्लीशन टाइम चाहिए, अराइवल टाइम चाहिए। कंप्लीशन टाइम हमारे पास कैसे आएगा वो देखते हैं, और अराइवल टाइम हमारे पास गिवन है। फर्स्ट जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास जब हम रेडी क्यू की बात करते हैं, तो रेडी क्यू के अंदर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में जीरो अराइवल टाइम से। स्टार्ट तो हम जीरो से ही करेंगे, अराइवल टाइम हमारा क्या है, जीरो। जब हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, आइडियल रहेगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है गैंट चार्ट के अंदर। तो 0 से 1 तक हमारे प्रोसेसर ने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। जैसे ही मेरे पास हम लोग अपने टाइम 1 पर पहुंचे, तो हमारे पास एक प्रोसेस वहां पे आती है, डेट इज P1 आपकी प्रोसेस आती है, और P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 3 है। जब यहाँ पर और P1 आती है और 1 पर ही आपकी P3 भी है। अराइवल टाइम जब 1 है तो आपकी दो प्रोसेस है यहाँ पे, P1 एंड P3। अब जब दोनों ही टर्म हमारे पास, दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे आई हैं, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है यहाँ पे, बर्स्ट टाइम का। हम लोग बर्स्ट टाइम चेक करेंगे अब कि किसका कम बर्स्ट टाइम है। तो बर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे कम है वो किसका है, P3 का है। जब यहाँ पे P3 एग्जीक्यूट होगी तो बर्स्ट टाइम उसका 2 है। 2 बर्स्ट टाइम तक वो पूरा अपना कंप्लीशन प्रोसेस पूरा करेगी, बिकॉज जो हमारे पास हम लोग SJF यूज कर रहे हैं वो क्या है, नॉन प्रियम्पशन है। तो जब 2 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो P3 आपका कहाँ तक चलेगी, 3 तक। यहाँ पे जब P3 आपके पास कंप्लीट हो जाएगी, और अब हमारे पास आएगी क्या, P3 जब हम यहाँ पे रन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास एक प्रोसेस और आती है जो कि आपकी क्या है, P2। अब हम कंपेयर करेंगे P1 और P2 को। जब बर्स्ट टाइम हम चेक कर रहे हैं P1 और P2 का, तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम कम है P1 का। हमारे गैंट चार्ट के अंदर P1 एंटर करेगी और उसका बर्स्ट टाइम भी कितना है हमारा, 3 है। वो कब तक चलेगी हमारे पास, जब तक टाइम होगा 6। अब जब हमारे पास टाइम 6 हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास P1 भी कम्प्लीटली हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपके पास जो प्रोसेस क्यू के आपके रेडी क्यू के अंदर है 6 तक, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो P4 है वो भी आपके अब रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है, दैट इज P4। अब P4 में जब हम P4 और P2 का जब आप लोग बर्स्ट टाइम चेक कर रहे हो यहाँ पे, तो दोनों का जो बर्स्ट टाइम है वो सेम है, 4 और 4।
तो इस टाइप के सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि हमने पहले हमारा जो क्राइटेरिया वो क्या है, बर्स्ट टाइम को चेक करने का। हमने अपना बर्स्ट टाइम चेक कर लिया, दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है। सो अब हम जाएंगे अपना किस पर, अराइवल टाइम पर। अब जो प्रोसेस आपकी पहले आई है उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो प्रोसेस हमारे पास जो पहले आई है वो कौन सी आई है, P2 आई है। तो हमने यहाँ पे P2 को एग्जीक्यूट करा दिया और उसके बाद हमने P4 को एग्जीक्यूट करा दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे अराइवल टाइम P2 और P4 का भी दोनों का अराइवल टाइम 2 होता है इन एन केस, तो हम फिर प्रोसीड करते प्रोसेस नंबर के अकॉर्डिंग कि हमारे पास प्रोसेस नंबर पहले कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है। सपोज कि आपके पास जो P2 है वहां पे आपका P4 होता है, और जहाँ पे P4 है यहाँ पे आपका P2 होता है, और आपका जो अराइवल टाइम है वो दोनों का यहाँ पे सेम होता, 2 और 2। तो उस केस में हमारे पास P4 अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस होती तो P4 पहले एग्जीक्यूट होती, P2 बाद में एग्जीक्यूट होती। अब हमारे पास कंप्लीशन टाइम निकालना है, तो P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 6 है, P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 10 है, P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 3 है, और P4 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 14 है। इसी तरीके से जब हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे, दैट इज 5, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 1 2, और 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। उसके बाद जब हम वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं तो अब हम टर्न अराउंड टाइम से बर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे। सो टर्न अराउंड में से जब हम बर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 आपका 2 आएगा, 8 माइनस 4 आपका 4 आएगा, 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा, और 10 माइनस 4 आपका 6 हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो हमारे पास हम लोग SGF यूज कर रही है, हमारे पास नॉन प्रीएम्पशन है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम को एज इट इज वेटिंग टाइम भी 2406। बट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम कैलकुलेशन भी निकालें इसकी, तो हमने क्या बोला था कि रिस्पॉन्स टाइम हम जब निकालते हैं जब हमारे पास कंडीशन क्या हो, प्रीएम्पशन वाली हो। बट अगर हम लोग यहाँ पे निकालते भी हैं तो यहाँ पे क्या है कि जब प्रोसेस हमारे पास फर्स्ट टाइम एंट्री की है, फॉर एन एग्जांपल जैसे यहाँ पे 0 हमारे पास जो आया है वो आया P3। P3 हमारे पास कब एंटर की है, P3 का अराइवल हुआ है 1 पर, ठीक है, और 1 पर ही वो आई भी है। जैसे ही वो आई वैसे ही उसको एंट्री मिल गई है प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर को। सो 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं P1 की, तो P1 आया है 3 पर, और अराइवल टाइम उसका कितना था, 1 था। तो 3 पर वो आई है और 1 उसका अराइवल टाइम था, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2, जो कि आपके पास वेटिंग टाइम के इक्वल है। इसी तरीके से जब आप P2 को चेक करोगे तो P2 जब आई है वो 6 पे आई है और अराइवल टाइम 2 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। सो रिस्पॉन्स टाइम हमें नॉन प्रियम्पशन के केस में कोई यूज नहीं है निकालने का। ये तो हुआ आपका नॉन प्रियम्पशन SJF। अब बात कर लेते हैं प्रियम्पशन SJF की। सो प्रियम्पशन जब SJF होती है तो हमारे पास हम इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी बोल देते हैं प्रियम्पशन वाली टेक्निक को, और सिंपल भी डायरेक्ट भी मिल सकता है आपको ये प्रिएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो प्रोसेसेस आएंगी उनका हमें बर्स्ट टाइम भी चेक करना है, और अगर कोई प्रियम्पशन वहां पे जनरेट हो रही है तो हमें उसको भी चेक करना है। सो यहाँ पे हम इसका सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि प्रोसेस P1 से लेकर P4 तक है, अराइवल टाइम आपका 0 1 2 4 लिखा हुआ है, बर्स्ट टाइम आपका 5 है, 3 है, 4 है, 1 है। क्राइटेरिया हमारा क्योंकि एस जी एफ है तो बर्स्ट टाइम ही है। मोड हमारे पास प्रियम्पशन है, बाकी दोनों फॉर्मूले, और रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या है कि कंप्यूटर फर्स्ट टाइम जिस टाइम पे कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर वो अराइव हुई है माइनस अराइवल टाइम। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास रेडी क्यू किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से मेरी जो प्रोसेस है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। सो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो फर्स्ट में हमने जब बात की 0 की, तो फर्स्ट टाइम पे आपके पास जो प्रोसेस आई है वो आई है आपके पास P1। उसका जो अराइवल टाइम है वो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 5। बट हम चेक करेंगे कि क्या एक ही साइकिल के बाद कोई दूसरी प्रोसेस भी आई है या नहीं आई है। इसलिए हमने यहाँ पे पहले P1 को सिर्फ एक साइकिल के लिए रन कराया, और आपकी P1 प्रोसेसर के पास चली गई 0 to 1 के पास। जैसे ही 1 के पास गई प्रोसेस मेरी, उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे एक और आ चुकी थी, और वो थी आपकी P2।
और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बची थी वो बची थी 4, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट में क्या थी 5 और अब बचती है 4। P2 को हमने चेक किया तो P2 में हमारे पास जो बर्स्ट टाइम है वो 3 है। अब जब हम दोनों का बर्स्ट टाइम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि दोनों प्रोसेस मेरे पास रेडी क्यू में है, दोनों आ चुकी हैं, लेकिन बर्स्ट टाइम हम सबसे पहले चेक करेंगे तो बर्स्ट टाइम P2 का कम है, तो P2 मेरे पास एक बार एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर और उसकी वैल्यू अपडेटेड टू हो जाएगी 2, और P2 आपकी कहाँ पे एंटर कर जाएगी यहाँ पर। जैसे ही P2 यहाँ पर एंटर करेगी आपकी, तो अब एक और प्रोसेस आपके पास क्यू में आ जाएगी जो कि होगी आपके पास P3। अब जब P3 आएगी यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस के अंदर, तो P3 का जो हमारे पास बर्स्ट टाइम है वो कितना है 4। अब हम क्या चेक करेंगे कि इन तीनों में हमारे पास कि कौन से का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो P2 का भी 2 है, तो इसको हम यहाँ से 1 रखते हैं और यहाँ पे P2 की एंट्री करा देते हैं और आपका टाइमिंग क्या हो गई अब 3। अब दोबारा से कोई प्रोसेस आई नहीं है तो दोबारा से कंपेयर करेंगे और P2 दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 4। और जैसे ही P2 दोबारा एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर P2 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, और जब 4 पे जहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होगी P2 की, तो 4 पे आपके पास जो प्रोसेस है वो P4 भी हमारी रेडी क्यू के अंदर आ जाएगी। P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 10 है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो है आपका 1। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है। सो P4 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ पे 0। तो P4 आपकी एग्जीक्यूट हो गई है 4 से 5 तक। अब बचती है आपकी दो प्रोसेस P1 और P3। दोनों का बर्स्ट टाइम 4 है, बट फर्स्ट जो अराइवल टाइम, क्योंकि बर्स्ट टाइम जब सेम है, हमने बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया अपने देखा फुलफिल हो गया है वो, लेकिन दोनों वहाँ पे सेम है, तो हम चेक करेंगे कि फर्स्ट कौन सी आई है, पहले कौन सी आई है। तो पहले आई है हमारे पास P1। P1 जब आई है तो P1 को हमने एक बार एग्जीक्यूट करा दिया, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3। अब जब वो 3 हो गया तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो अब ये हर बार स्मॉल रहेगा P3 से, तो P1 मेरे पास कितनी बार एग्जीक्यूट होगी 4 बार, क्योंकि 4 अभी था और 3 और, तो इस तरीके से 3 बार और एग्जीक्यूट होंगी प्लस 1 दैट इज 4 जो कि आपके पास ऑलरेडी था, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगी। सो P3 आपका P1 आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब बचती है P3 जिसका कि बर्स्ट टाइम कितना है 4, और वो 9 के बाद जितना भी टाइम होगा वो P3 एग्जीक्यूट होती रहेगी वहां पे। सो इस तरीके से हमारे पास प्रीएम्पशन एसजेएफ या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो एल्गोरिदम है वो वर्क करती है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे अपना कंप्लीशन टाइम। सो पहले P1 का चेक करेंगे, P1 कंप्लीट हुई आपकी 9 पर, ये आपका कंप्लीशन टाइम 9 पर कंप्लीट हुई। P2 का कंप्लीशन टाइम हमने चेक किया तो P2 4 पर कंप्लीट हुई। P3 आपकी 13 पर कंप्लीट हुई और P4 आपकी 5 पर कंप्लीट हुई। अब टर्न अराउंड टाइम में हमारे पास क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 9 माइनस 0, 4 माइनस 1, 13 माइनस 2 और 5 माइनस 4। वेटिंग टाइम हमारे पास क्या था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 4 7 और 1 माइनस 1 0। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। तो रिस्पॉन्स टाइम में हमने क्या बोला था कि जो प्रोसेस फर्स्ट टाइम पे जब आई है दैट इज P1, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो P1 का अराइवल टाइम भी 0 है, और P1 का CPU के अंदर या प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए तो वो प्रोसेस गई है तो भी वो भी उसका भी क्या है 0 है। तो यहाँ पे जब 0 माइनस 0 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0। उसके बाद P2 का अराइवल टाइम 1 है और P2 का जो वो एंट्री कर रही है उस टाइम पे भी 1 है, तो 1 माइनस 1 आपका 0। अब बात करते हैं P3 की। तो P3 में क्या है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, ये अराइवल टाइम इसका P3 का क्या है 2, जबकि वो एंट्री किस टाइम पे हुई है 9 पे। सो 9 माइनस 2 7, और उस तरीके से फिर आपका P4 अराइवल टाइम 4 है और 4 पे वो एंट्री हुई है, तो ये आपका हो जाएगा 3। सो इस तरीके से आपका टोटल SJF जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो और भी एल्गोरिदम्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।